हेलो माय फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि हमारी आज ये दूसरी क्लास है, पहले क्लास में हमने 1857 की क्रांति से पहले जो कुछ भारत में घटा था उसके बारे में हमने जाना। इसके कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे एक कुछ उनकी अंग्रेजों की प्रमुख नीतियाँ हो गई, और एक हमने ये जो यूरोपियों का आगमन है ना, इसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हैं प्रीलिम्स के बेस पर, वो हमारी बाकी थी। पहले उनको कवर करेंगे और फिर हम 1857 है उसकी क्रांति पर मुंह कर जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले अंग्रेजों की जो प्रमुख नीतियाँ थी उनसे शुरुआत करते हैं। अंग्रेजों ने 3 नीति अपनाई थी, जिसको कूटनीतिक त्रिकोण में बोलते हैं। केवल सैन्य बल का प्रयोग ही नहीं किया था, फिर तो क्या ये कूटनीतिक सिद्धांतों नीतियों का सहारा लिया गया था। कालक्रम की बात करें तो पहले घेरे की नीति आती है वॉरेन हेस्टिंग्स की, देन सहायक संधि आती है वेलेस्ली की, देन व्यक्तिगत का सिद्धांत आता है डलहौजी का। अब हम इसको एक एक को इस तरीके से कवर करेंगे कि इनकी कंपैरिजन भी होती रही साथ साथ, ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो जो रिंग ऑफेंस है, मतलब घेरे की नीति है, पहली बात शुरू किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। कब? 1774 से 1785 में। वहीं सहायक संधि की बात करें तो ये 1798 से 1805 की है, और लॉर्ड वेलेजली है जो उसके द्वारा शुरू की गई थी। देन आती है व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी लॉर्ड डलहौजी का है, 1848 से 1856 के टाइम के है। तो इनका कालक्रम किस किस ने शुरू किया था, ये हो गया तीनों का। अब इनके उद्देश्य क्या थे इन संधियों को शुरू करने का? देखो, जो घेरे की नीति थी ना, वो इस तरीके से शुरू की गई थी कि जैसे जो अंग्रेजों का खुद का जो कोई जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जिस जगह पे वो उनका शासन है, उसके चारों तरफ जितने भी वो राज्य होते थे, जिनमें ये क्या करते थे, अपनी सेना तैनात कर देते थे। और इस सेना के लिए जो भी व्यय होता था वो लेते किससे थे? संबंधित राज्य से। उनको ये आश्वासन दे देते थे कि अगर कोई भी भाई जो राज्य हो, भाई कोई भी राजा उन पर आक्रमण करेगा तो ये जो सैनिक तैनात कर रहे हैं ये उनकी सुरक्षा करेंगे। इसी तरीके से अब इनकी रक्षा हो जाती थी, क्योंकि कोई भी जैसे अफगान हो गए, मराठा हो गए, कभी जब भी आक्रमण करते थे तो पहले इन राज्यों को पार करना होता था। पहले इन राज्यों को पार करेंगे, इन पर आक्रमण करेंगे, तब तक ये क्या हो जाते थे? सतर्क हो जाते थे। तो ये इनकी घेरे की नीति थी जो इन्होंने अपनाई। तो पहला राज्य कौन सा था? अवध जो है ना, अवध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के अवध के बंगाल के लिए एक रक्षात्मक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया था। मतलब अवध को इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसी प्रकार सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि में क्या थी कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सैन्य एवं राजनीतिक छत्र छाया के अधीन लाया गया और फ्रांसीसी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करना इसका उद्देश्य था, ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। क्या क्या होता था इसके तहत? सहायक संधि के तहत राज्य अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था। मतलब जो सेना होती थी ना, सेना अंग्रेजों की होती थी, राज्य को सिर्फ उसका खर्चा वहन करना होता था। उनके जो दरबार है, राज्य जो है, उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट का होना अनिवार्य। मतलब एक ये जो थे, एक अपने खुद का एक अधिकारी नियुक्त करते थे राज दरबार में, ब्रिटिश रेजिडेंट। इसके अलावा किसी अन्य, मतलब कोई भी अगर यूरोपियों को उस राजा को नौकरी देना हो, कोई अन्य विदेशी हो, कोई यूरोपीय हो, यदि उसको अपने दरबार में नौकरी देना हो तो पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी होती थी। खर्च न देने पर राज्य का हिस्सा जब्त कर लिया जाता था। तो एक तो ये इसकी कुछ खास शर्तें थी कि ये जो भाई है, अगर राजा कोई भी सहायक संधि जो इसमें लिखी नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी राजा किसी भाई है किसी दूसरे राज्य से संधि समझौते कुछ भी करता था ना, तो पहले अंग्रेजों की परमिशन लेनी होती थी उसको। और दूसरी इसकी एक बात ये थी कि आंतरिक मामले जो भी थे उस संबंधित राज्य के जिसमें सहायक संधि लगे, तो उसी आंतरिक मामलों में अंग्रेज है ना, वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब इसके तहत कौन कौन से राज्यों को मतलब हड़पा गया था इनके साथ सहायक संधि के तहत? तो स्टार्टिंग हैदराबाद से होती है, एक ट्रिक भी है HMTAP, हेमटेप HMTAP। स्टार्टिंग के 5 जैसे जो स्टार्टिंग में 1798 से स्टार्ट हुई, जब हैदराबाद, फिर मैसूर आ जाता है, और तंजौर, मैसूर और तंजौर जो है 1799 में हो गई। इसके अलावा फिर अवध, पेशवा जो है 1802 में, पेशवा मतलब पुणे के पेशवा हो गई, भोंसले, सिंधिया, इनको धीरे धीरे ये 5 से 7 राज्य है ना, इनको सहायक संधि के रूप में मतलब पूर्णतः विलय कर लिया गया था, अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो है व्यक्तिगत के सिद्धांत की हम बात करें तो हमने पढ़ा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में स्टार्ट की गई और 1856 जो है उस तक आई थी। इसका उद्देश्य क्या होता था? जो जिस भी राजा की मतलब पुत्र नहीं होता था तो अब उत्तराधिकारी नहीं ले सकते थे, गोद लेने के अधिकार को अस्वीकार कर दिया कि उसको राजा का उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। गोद तो ले सकते थे लेकिन आश्रित राज्यों को प्रत्यक्ष ब्रिटिश राज्य, ऐसे जो भी राज्य थे जिनका खुद का मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं था राजा का,
उनको किसमें, अंग्रेजों के आश्रय में ले लिया जाता था। मुख्य उद्देश्य तो वही था, राजस्व एवं कपास उत्पादन क्षेत्रों का विस्तार करना। यदि किसी आश्रित राज्य के शासक का कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी न हो तो वह अपनी मर्जी से उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकता था। गोद लेने के लिए उसको गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति अनिवार्य थी, जो प्राय खारिज कर दी जाती थी। ये जो गोद लेने की ये प्रथा थी ना, बाद में 1857 की क्रांति होती है, 1858 का जो अधिनियम आता है ना, उसमें इसको वैधता दे दी गई कि हाँ 1858 के अधिनियम के बाद अब गोद ले सकते थे। लेकिन तब तक के लिए ये व्यपगत का सिद्धांत लागू रहा। इसके तहत सतारा को सबसे पहले 1848 में, फिर संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी हो गई 1853 में, और नागपुर हो गया 1854 में। तो इन जो इसके ट्रिक में देखो, SSJBUJN, SSJBUJN, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सभी को व्यपगत के सिद्धांत के तहत हड़पा गया था। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनाए यूपीएससी ट्री के क्वेश्चन की, लॉर्ड वेलेस्ली भारत की सहायक संधि का आविष्कारक था, नहीं, हमने ये पढ़ा है कि आविष्कारक नहीं था, इसने केवल उसकी प्रयोग किए थे। इसके प्रयोग बहुत पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले जिसको बोलते थे, उसने सहायक संधि का आविष्कार किया था, उसको बोलते थे आविष्कारक, क्योंकि उसके टाइम पे सबसे पहले भारतीय राजाओं को किराए पर सेना देना इस प्रथा की शुरुआत की थी उसने। वेलेस्ली ने केवल इस व्यापक संस्थान नीति को रूप दिया था। तो ये इनकी कुछ तीनों की तीनों जो नीतियां है ना, और इसके संबंधित राज्य पूछ सकता है, कौन कौन से राज्य, क्रोनोलॉजी पूछ सकता है, और स्टेटमेंट देकर इनके उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जो शायद पहले पढ़ लेना चाहिए था, वो बीच में मिस हो गया, लेकिन फिर भी उसकी प्रीलिम्स के बेस पर कंसेप्ट क्लियरिटी कर लेते हैं, फैक्चुअल क्लियरिटी। वो यूरोपियों का आगमन, कौन कौन से मतलब कब कब आए, कहाँ पहली फैक्ट्री थी, इसको कंपैरिजन बेस पे पढ़ेंगे। तो आपने वैसे तो खूब पढ़ लिया होगा ना, थ्योरेटिकल पार्ट, और अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भूल जाते हो तो आज कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो क्या ये पूछता रहता है, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा कि कहाँ फैक्ट्री वगैरह, ये हमने देखा। इसका अगर याद करना हो, क्रम याद करना हो कि कौन पहले आया था, तो उसके लिए आप पीडी और डीएफ के बीच में ई, PDEDF, मतलब कि पीडीएफ के बीच में ईडी आ गया, ये इसका क्रम था। पी से पुर्तगीज आ गई, डी से डच, फिर ई से जो अंग्रेज थे, इंग्लिश जिसको बोलते थे, फिर डेनिस आते थे, फिर फ्रांसिस आते थे। तो ये क्रम याद करने का है। तो पीडीएफ के बीच में ईडी आ गया, ईडी, पीडीएफ के बीच में ईडी आ गई, पीडीएफ के बीच में ईडी, तो ये ठीक हो गया। पुर्तगाली आए थे 1498 में आए, और पहला जो केंद्र था इनका कोचिन में खोला 1503 में। उनके बाद में आए थे लगभग 100 साल के बाद में डच आए 1602 में, और इन्होंने पहला जो कारखाना खोला था 1605 में खोला था, 3 साल बाद मछलीपट्टनम में। देन अंग्रेज लगभग 1600 में आए थे, और इनको इंग्लिश अंग्रेज ब्रिटिश भी बोलते थे। इनका अस्थायी कारखाना तो इन्होंने 1611 में मछलीपट्टनम में खोल दिया था, लेकिन जो स्थायी कारखाना था इनका पहला अंग्रेजों का, वो सूरत में खुला था 1613 में। इसके अलावा फिर इनके कुछ सालों बाद में 1616 में डेनिस आए, और इन्होंने जो प्रथम केंद्र खोला था उत्तरांग के बाहर 1620 में, वहाँ 1620 में खोला था। और सबसे अंतिम में आए थे फ्रांसीसी, जो 1664 में आए थे, और 4 साल बाद ही सूरत में इन्होंने पहला केंद्र खोला। तो अभी यहाँ से देखोगे तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने पहला, अंग्रेजों का तो स्थायी वाला और फ्रांसीसियों का पहला जो कारखाना था वो सूरत में है, और डचों का और अंग्रेजों का अस्थायी कारखाना जो पहला था वो मछलीपट्टनम में हो गया। इसके अलावा पुर्तगालियों का कोचिन है ही, कोचिन पुर्तगाली। इसके अलावा ट्रांकेबार डेनिस हो गया। तो ये इनके पहले कारखाने, और इनकी वो जो तिथि थी कब कभी आए उसके बारे में है। और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको इस ट्रैप में फंसना नहीं है। क्या जैसे वो दे सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन डच कंपनी के बाद हुआ था, तो ये तो जग जाहिर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन पहले हुआ था। देखो 1602 में उसका गठन हो गया था, जबकि डच कंपनी गठन हुआ था 1602 में। तो ये गलत है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है ना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में अपना। तो डच भारत में अंग्रेजों के पहले आ गए थे, यानी 1595-96 में आएंगे। लगभग 1600 से ही सकीले धीरे धीरे आने लगे थे। व्यापार जो व्यापार है अभियान है वो 1595 से ही धीरे धीरे शुरू हो गए थे इनके डचों के। और पहली फैक्ट्री लेकिन इन्होंने 1605 में बनाई थी, जबकि अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री, अंग्रेजों ने पूर्णतः जो पहली फैक्ट्री थी वो 1613 में बनाई थी। लेकिन स्थापना अंग्रेजों की डचों से पहले हुई थी, इनकी जो कंपनी है उसकी। इसके अलावा अगर कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें पेटी के बेसिस पे, तो एक तो
पैरामीटर्स तो रहेंगे, पहले कंपनी का नाम, उनका अधिकारी कंपनी का नाम क्या था, मतलब जब वो कंपनी बनाई गई थी उनके देश में, तो कंपनी का अपन तो डच पुर्तगीज जानते हैं, लेकिन मेन नाम क्या था, ऑफिशियल नेम, उनकी प्रकृति कैसी थी, मुख्य व्यापारिक रुचि क्या क्या थी उनकी, और सुदृढ़ किले उन्होंने कुछ फोर्ट्स सुनाए थे वो कौन कौन से थे। पहले हम पुर्तगीज की बात करें तो इनकी कंपनी का नाम तो था एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया इनकी कंपनी का नाम था। इसके अलावा डचों की जो कंपनी का नाम था VOC, जो 1602 में बनी थी। और अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन हो गया। देन फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम था कंपनी दे इन द ओरिएंटल्स, ओरिएंटल्स जो है 1664 में। तो आपको मेन तो याद रखनी है अंग्रेजों की, थोड़े मोटा मोटा याद रख सकते हो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मतलब कुछ लोगों ने जैसे आज की शेयर धारक कुछ इकट्ठा करके कुछ लोग इकट्ठा होकर कंपनी बना देना, उसी तरीके से बनाई गई ये कंपनी थी। इनकी प्रकृति क्या थी, पुर्तगालियों की कंपनी राजशाही थी, स्टेट मोनार्की, मतलब राजा के द्वारा नियंत्रित होती थी, जबकि ये जो डच कंपनी है ना, ये संसद के चार्टर के द्वारा एक संयुक्त स्टॉक, मतलब संसद के चार्टर के द्वारा ये भी नियंत्रित होती थी। जबकि अंग्रेजों की कंपनी थी ना, मैंने बताया वो प्राइवेट थी, एक कुछ लोगों ने जैसे इकट्ठा होके अपने अपने कुछ कुछ पूंजी जमा पूंजी लगा के जैसे शेयर खरीदते हैं उस तरीके से एक कंपनी स्थापित की थी, ये प्राइवेट कंपनी थी। वहीं फ्रांसीसी थी जो थी वो भी पूर्णतः राज्य के द्वारा सरकारी स्वामित्व में थे, वित्त पोषित। तभी तो जो डुप्लेक्स है ना, डुप्ले के एक युद्ध हारते ही उसको बुला लिया गया था, जो कि जिसको फ्रांसीसियों की सबसे बड़ी भूल कहा गया था। इसके अलावा जो इनके प्रमुख व्यापारी, मतलब व्यापार में किस किस की रुचि थी, किस किस की किन किन चीजों के लिए रुचि थी, तो पुर्तगालियों की बात करें तो काली मिर्च का, मसालों का, अरबी घोड़ों का व्यापार पर नियंत्रण करते थे। वहीं अंग्रेज जो थे वो मेनली सूती वस्त्र के निर्यात, सॉरी डच जो थे इंडोनेशिया, भारत में तो खरीदते थे एक सूती वस्त्र और उनका निर्यात करते थे, जबकि इंडोनेशिया के मामले में मसाले, इंडोनेशिया से मसाले और भारत में सूती वस्त्र। अंग्रेज तो लगभग सभी चीजों में, जैसे मसाले भी, सूती वस्त्र भी, नील, शोरा, चाय, अफीम, इनके व्यापार पर मुख्य ध्यान था इनका, मसालों पर, नील, शोरा, चाय। वहीं फ्रांसीसी साम्राज्य विस्तार, भू राजनीतिक नियंत्रण, व्यापार चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी ये ख्वाहिश को ज्यादा टाइम तक चलने नहीं दिया था। कुछ किले जो इनके द्वारा बनाए गए थे, जैसे पुर्तगालियों ने बनाया था कोचिन में फोर्ट मैनुअल और फोर्ट सैमथोन, ये पुर्तगालियों के फोर्ट थे। जबकि डचों ने भी एक चिनसुरा में तो फोर्ट गुस्तावासो और फोर्ट जेल्ड्रिया और गुस्तावासो, ये चिनसुरा और पुल्लीगढ़ में दो फोर्ट्स जो बनाए थे डचों ने बनाए थे। देन यदि नेक्स्ट अगर जो फोर्ट अंग्रेजों की बात करें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है मद्रास में, आधुनिक चेन्नई, और जो फोर्ट विलियम है कलकत्ता में, दो, एक मद्रास में एक कलकत्ता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। फ्रांसीसियों ने भी किला बनाया था, एक तो फोर्ट लुई पंडिचेरी में, एक फोर्ट ओरिएंटल जो था पंडिचेरी में, तो ये दो किले इनके थे। तो ये इनके कुछ कंपैरिजन भी हो गया साथ में। आप इनको अगर वीडियो को एक बार से दो बार देखते हो तो या बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तो पहले से याद होंगी और एक बार देख लिया और ज्यादा याद हो जाएंगी। इसके अलावा मुद्रा और सिक्के की बात करें, इनके डचों के जो क्रूजेडो, स्वर्ण जो सोने का या रजत का होता था, वहीं डचों के लिए पैगोडा हो गया, पुल्लीकट में ढाले गए स्वर्ण के सिक्कों को ये पैगोडा बोलते थे डच। जबकि अंग्रेज है ना, मुंबई पुदीने के सिक्के, मुगल मान्यता प्राप्त सिक्के होते थे इनके, अंग्रेजों के मुंबई पुदीने। हर एक जो स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं उससे हर एक स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। जैसे पैगोडा किसके लिए, क्रूजेडा किससे संबंधित था, बम्बई पुदीने के सिक्के, वही नाम तो वही है फ्रांसीसियों के पुदीने के सिक्के, पांडिचेरी से आ जाए तो फ्रांसीसी जोड़ना और मुंबई आ जाए तो अंग्रेजों के लिए यूज करना है। अंतिम पतन का बिंदु, मतलब पतन क्यों हुआ था इनका, कैसे हुआ था। पुर्तगालियों का तो अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध बना है 1661 में, देन धीरे धीरे इनको गोवा तक सीमित हो गए और 1961 में इनको भगा दिया गया था, छोड़ के चले गए थे गोवा पर जो नियंत्रण कर रखा था। देन डच जो थे वो बेदरा का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ 1759 में, हमने पढ़ा है इसके बारे में, अंग्रेजों से पूर्ण पराजित हो गए थे। इसके अलावा अंग्रेजों की बात करें 1947 तक भारत पर राज किया था, ये तो अंग्रेजों का तो है ही आपको पता। और फ्रांसीसियों को 1760 में वांडीवास के युद्ध में इनकी सैन्य टूट गई थी, क्योंकि इनके बारे में जो फैक्चुअल तो हमने देख लिया, कंपैरिजन वाला ये टॉपिक था। इसके अलावा जो कंसेप्चुअल बेसिस पे मेंस की आंसर राइटिंग भी हम कर सके, ये सारी जानकारियां हमने जो राज्य पढ़े थे, अलग अलग राज्य और उनके साथ में ये सारी संधियां कौन कौन सी किन किन के साथ हुआ था, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन था यूरोपीय कंपनियों के आगमन को याद करने का। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी भी है
जो प्रीलिम्स में सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में पहुंच सकता है। जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित जो व्यापारिक चौकियां थी ना, तो कारखाने जो वास्तव में माल भंडारण या किलाबंद बस्तियों के रूप में कार्य करते थे, उनको बोलते हैं फोइटोरॉइस। और वोस्को द गामा जो आया था, वास्को द गामा जो आया था 1498 में, वो कैप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका है ना, उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसके रास्ते भारत पहुंचा था। इसको जैसे एक नया समुद्री मार्ग कहा गया। इसके मददगार कौन थे? जो अब्दुल मजीद और मालदीव गुजरात के जो नाविक थे, इसके मददगार थे। पुर्तगाली नौसैनिक बड़े एवं तटीय किलों के कमांडर या कैप्टन को ये बोलते थे कैपिटाओ मोर पुर्तगीज। वहीं अगर कूटनीतिक संधि बसीन की जो संधि हुई थी 1534 में, गुजरात के सुल्तानपुर बहादुर शाह ने हुमायूं के डर से पुर्तगालियों को, जैसे नीनो द कुन्हा उस टाइम पे पुर्तगालियों को लीड कर रहा था, को बसीन को सौंप दिया था गुजरात के सुल्तान ने। वहीं 1537 में बहादुर शाह की हत्या पुर्तगाली जहाज पर कूटनीतिक वार्ता के दौरान हुए विवाद में बहादुर शाह को समुद्र में धकेल दिया गया था, जिससे वह उसमें डूब कर क्या हो गया, मर गया। इसके अलावा बॉम्बे का स्थानांतरण वो तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। उनकी पुत्री जो कैथरीन है, वो ब्रिगेंजा की शादी जब अंग्रेजों के राजा चार्ल्स द्वितीय के जब उनसे शादी हुई, इनकी पुत्री कैथरीन की, पुर्तगालियों की, तो उन्होंने बॉम्बे को, जो आधुनिक मुंबई है, उसको दहेज में दिया था। बाद में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इसके अलावा पुर्तगालियों ने कुछ ट्रैप क्वेश्चंस जैसे ये दे सकता है, पुर्तगालियों ने सती प्रथा को पूरे भारत में प्रतिबंधित किया था, लेकिन ऐसा था नहीं। रियलिटी ये है कि अल्फांसो डी अबूबकर ने सती प्रथा को केवल पुर्तगाली नियंत्रण वाले क्षेत्रों में, मुख्यतः गोवा हो गया, तटीय बस्तियों से में प्रतिबंधित किया था, न कि पूरे उपमहाद्वीप में। मतलब अल्फांसो डी अबूबकर ने किया था उन क्षेत्रों में जहाँ पुर्तगाली का नियंत्रण था, जैसे गोवा हो गया और तटीय बस्तियां हो गई। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वैधानिक एवं कूटनीतिक सुदृढ़ीकरण की बात करें हम, तो कैसे कैसे ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भारत में धीरे धीरे कैसे कदम अपने मतलब मजबूत कर दी गई थी, तो उसको एक कालक्रम में हम देख लेते हैं सीधे सीधे। तो पहली बात की जाए तो 1613 में इनको शाही फरमान मुगल सम्राट जहांगीर से मिला और सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। देन 1632 में सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान इनको मिला। गोल्डन फरमान किससे? गोलकुंडा के जो सुल्तान है उनसे। जो 500 जो पैगोडाज हैं, हमने पढ़ा था अभी, वार्षिक भुगतान के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से भी शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे। कब? 1632 में। वहीं 7 साल बाद 1639 की बात करें तो मद्रास पट्टे पर मिल गया, इनको लीज पर मिल गया मद्रास, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा मद्रास की किलाबंदी करने और अपने सिक्के डालने के लिए इनको अधिकार मिल गया। और इसी टाइम पे इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी निर्माण किया था 1639 में। 1698 में 3 गांवों की जिम्मेदारी मिली इनको। सूबेदार अजीम उस खान जो बंगाल के उस टाइम पे राजा थे, मतलब उन्होंने थे, सुल्तानती कलिकाता गोविंदपुरा की जिम्मेदारी मिली थी, जमींदारी मिल गई इनको 1200 रुपए में। बाद में कलकत्ता बना, इनसे इनको मिलाकर ही बना था। देन 1717 में क्या, इनको शाही फरमान सम्राट फर्रुखशियर के द्वारा, और इन्होंने दस्तक जारी करने का अधिकार मिल गया पूरे मुगल साम्राज्य में। इनके जो सिक्के थे उनको अब मान्यता मिल रही थी, मतलब इन अंग्रेजों के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में मान्य हो गए थे इस दस्तक के बाद। दस्तक था क्या? दस्तक के बारे में देखें तो यह एक सीमा शुल्क मुक्त पास था, मतलब कस्टम ट्रेड पास था, जो ब्रिटिश फोर्ट विलियम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होता था। मतलब ब्रिटिश फोर्ट विलियम के जो अध्यक्ष थे ना, उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होता था। इसके माध्यम से कंपनी को व्यापारिक माल पर कोई आंतरिक चूंकि, मतलब भारत में एंट्री के बाद में कोई इंटरनल ट्रेड जो लगता था ना, जो ड्यूटीज लगती थी, जो कर लगता था, वो नहीं देना पड़ता था। विवाद इसलिए होता था क्योंकि ये इनको अपने निजी व्यापार में भी यूज करने लग गए थे। दिया किसके लिए गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो अधिकारी थे अपनी पर्सनल यूज के लिए भी इसको यूज करने लग गए, दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, जिससे बंगाल में नवाबों के राजस्व को भारी नुकसान हुआ और जिसकी ये आगे चल के पृष्ठभूमि बना, किसकी? प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। अब हम सीधे मूव करेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति पे